नमस्कार। आज तारीख है 16 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम 5 बड़े और काफ़ी दिलचस्प मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे एक यूपीएससी लेक्चरर डिटेल में समझाते हैं, हम भी हर पहलू को बारीकी से देखेंगे। बिल्कुल। और आज के विषय सच में काफी विविध हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी एशिया के संकट की और समझेंगे कि कैसे वहाँ की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स कच्चे तेल की कीमतों और सप्लाई चेन को प्रभावित कर रही है। फिर हमारा दूसरा विषय होगा अमेरिका द्वारा सेक्शन 301 के तहत शुरू की गई व्यापारिक जांच। ये जांच भारत और कुछ अन्य देशों के खिलाफ है। सही कहा। फिर तीसरे विषय में हम COP30 के बाद जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जल सुरक्षा के महत्व को समझेंगे। एकदम। चौथा मुद्दा थोड़ा सामाजिक और कानूनी है, जहां हम अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश मतलब मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख और महिलाओं के रोजगार पर इसके असर पर बात करेंगे। और आखिर में पांचवा विषय होगा राजस्थान का नया डिस्टर्ब्ड एरिया प्रॉपर्टी बिल और इसके कानूनी पहलू। तो चलिए इस वैश्विक झटके की बात तेल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त काफी अस्थिर दौर से गुजर रही है और इसका सबसे पहला असर बाहरी झटकों के रूप में तेल पर ही पड़ता है। एकदम सही। और इसका असर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखता है। हाँ, मतलब देखिए ना, पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें $118 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अगर हम डेटा देखें तो मिड दिसंबर 2025 में ये लगभग $57 के आसपास था। $57.56। हाँ, वही। तो वहां से अब तक कीमतों में लगभग 100% से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। ये तो सीधा सीधा दुगना हो गया। बिल्कुल। और इसके पीछे की जो सप्लाई चेन की कहानी है ना, वो और भी ज्यादा डराने वाली है। देखिए, दुनिया भर में तेल की जितनी खपत होती है उसका लगभग 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलदमरू मध्य से होके गुजरता है। अच्छा। और इसके अलावा लगभग 10% हिस्सा बाबुल मानदेव और स्वेज कॉरिडोर से निकलता है। अब इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसने एक तरह से इस 20% ग्लोबल सप्लाई को किनारे कर दिया है। मतलब रास्ता ही ब्लॉक हो गया एक तरह से। हाँ, रास्ते में खतरा इतना बढ़ गया है कि सुपर टैंकर्स के लिए जो माल ढुलाई दरें होती हैं, जिसे फ्रेट रेट्स कहते हैं, वो दुगनी हो गई हैं। और तो और जो कंटेनर कैरियर हैं उन्होंने अब वॉर रिस्क सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। एक सेकंड, ये वॉर रिस्क सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि तेल निकल उतना ही रहा है लेकिन रास्ते के डर की वजह से उसकी कीमत बढ़ रही है? ये तो थोड़ा शेयर बाजार जैसा नहीं हो गया? सही पकड़ा आपने। मतलब कीमतें इस बात से तय नहीं हो रही कि जमीन से कितना तेल निकल रहा है, बल्कि इस डर से तय हो रही हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। बिल्कुल वही हो रहा है। तेल अब सिर्फ एक कमोडिटी या ईंधन नहीं रह गया है। ये अब एक फाइनेंशियल एसेट यानी वित्तीय संपत्ति और एक राजनीतिक हथियार बन चुका है, जिसे दर और स्पेकुलेशंस यानी सट्टेबाजी चला रहे हैं। ओह वाह! तो इस डर को कम करने के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर सिर्फ डर से दाम बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था तो डूब जाएगी। हाँ, इस मनोवैज्ञानिक अस्थिरता को रोकने के लिए G7 नेताओं ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी SPR से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने की घोषणा की है। 400 मिलियन बैरल, ये कितना होता है अगर हम इसे पैमाने पर देखें तो? देखिए, ये मात्रा हॉर्मूज से गुजरने वाले लगभग 20 दिनों के सामान्य ट्रैफिक के बराबर है। अच्छा, तो मतलब फिजिकल तेल मार्केट में डाल रहे हैं ताकि डर कम हो। एकदम सही। और इस स्थिति में भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। भारत को घबराने के बजाय अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन पर ध्यान देना होगा। अडेप्टेबिलिटी से आपका क्या मतलब है यहाँ? मतलब हमारी रिफाइनरी को सिर्फ एक तरह के क्रूड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनमें अलग अलग ग्रेड के क्रूड को प्रोसेस करने की क्षमता होनी चाहिए।
साथ ही अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से सोर्सिंग और इस नई फाइनेंशियल तेल मार्केट को समझने के लिए वित्तीय विशेषज्ञता भी बनानी होगी। सही बात है। तो जैसे तेल एक राजनीतिक हथियार बन गया है, वैसा ही कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी देख रहे हैं ना, जहां ट्रेड को भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है अमेरिका द्वारा शुरू की गई नई व्यापारिक जांचें। हाँ, मैंने पढ़ा था कि यूएसटीआर ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 बी के तहत 2 नई जांच शुरू की हैं। इसमें से पहली जांच तो 16 देशों पर है, जिसमें भारत भी शामिल है। हाँ, और इस जांच का मुख्य आधार एक्सेस कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता है। अमेरिका का आरोप है कि ये देश अपने यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा निर्माण कर रहे हैं और फिर उस अतिरिक्त सामान को सस्ते में अमेरिका को निर्यात कर रहे हैं। अच्छा, डंपिंग जैसा कुछ। एकदम वही। अमेरिका का तो यहाँ तक दावा है कि 2025 में भारत के साथ उसका व्यापार घाटा 58 बिलियन डॉलर था, जबकि अगर हम भारत के आंकड़े देखें तो ये घाटा लगभग 42.2 बिलियन डॉलर ही था। ये नंबर्स तो काफ़ी अलग है, लेकिन किस तरह के प्रोडक्ट्स पर ये एक्सेस कैपेसिटी का आरोप लग रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोलर मॉड्यूल्स। अमेरिका का कहना है कि भारत में सोलर मॉड्यूल का निर्माण उसकी घरेलू मांग से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल और स्टील सेक्टर्स में भी अतिरिक्त क्षमता का आरोप है। वेट, रियली? अगर भारत अपने क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने के लिए और भविष्य को देखते हुए सोलर पैनल्स बना रहा है, तो अमेरिका इसे एक्सेस कैपेसिटी कहकर हम पर पेनल्टी क्यों लगाना चाहता है? यही तो पेच है। हाँ, मतलब ये तो फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार के उन्हीं नियमों का विरोधाभास है ना, जो अमेरिका दुनिया को सिखाता है। बिल्कुल। और असल में इसके पीछे घरेलू अमेरिकी राजनीति और व्यापार संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को अमान्य कर दिया था। अच्छा। हाँ, और अब वो तारिफ 150 दिनों की विंडो में घटकर 25% या 10% पर आ गए हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो नई सेक्शन 301 की जांच शुरू की गई है ना, ये असल में नए तारिफ लगाने का एक नया रास्ता निकालने की कोशिश है। ओ, मतलब पीछे के दरवाजे से वही चीज वापस लाने की कोशिश। और इसके साथ एक दूसरी जांच भी तो चल रही है, जो लगभग 60 देशों पर है। सही कहा। वो दूसरी जांच इस बात पर है कि क्या इन देशों ने फोर्स्ड लेबर यानी जबरन श्रम से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं या नहीं। इससे तो हमारे उद्योगों पर काफी असर पड़ेगा ना। बिल्कुल। ईईपीसी यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल और कपड़ा उद्योग जैसे सीआईटी इसको लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन एक बात समझनी होगी कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। रातों रात कुछ नहीं बदलता। वही तो, इसलिए तत्काल घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसी आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं कर रहे। बस आर्थिक वास्तविकता ये है कि हर देश पहले अपने घरेलू उद्योगों को बचाना चाहता है। सही कहा। लेकिन इन ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन के झटकों से तभी बचा जा सकता है जब हमारा अपना घरेलू ढांचा मजबूत हो। और आज के समय में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने सबसे बड़ा खतरा व्यापार घाटा नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज है। एकदम सही मुद्दा उठाया आपने। और हम अक्सर ना क्लाइमेट चेंज को सिर्फ धुएं या पिघलते ग्लेशियरों के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में अगर सोचा जाए तो हमें इसे अपनी पानी की टोटी यानी वाटर टैप और सूअर सिस्टम के नजरिए से देखना चाहिए। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे गहरा असर पानी पर ही पड़ता है। और यही वजह है कि नवंबर 25 में ब्राजील के बेलम में जो COP30 आयोजित हुआ, जिसे कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, उस सम्मेलन ने जल को जलवायु परिवर्तन की नीति के बिल्कुल केंद्र में ला दिया है। वहां बेलम अनुकूलन संकेतक यानी 59 एडेप्टेशन इंडिकेटर्स तय किए गए हैं। इन इंडिकेटर्स में क्या नया है? इन्होंने जल स्वच्छता और हाइजीन, जिसे वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कहा जाता है, उसको जलवायु जवाबदेही यानी क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ दिया है। एक आंकड़ा जानकर आपको शायद हैरानी होगी। क्या? कृषि यानी एग्रीकल्चर 40% मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लिए अकेले जिम्मेदार है, खास तौर पर चावल की खेती और पशुधन से। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है।
तो भारत इस दिशा में क्या कर रहा है? भारत ने काफ़ी प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं। जैसे 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन, वाटर विजन 2047, नकीम 2.0 जो कि भूजल प्रबंधन यानी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए है, और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन। लेकिन इन सब के बावजूद चुनौतियां तो बहुत होंगी जमीन पर। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली तो असमान जल संकट है। हर जगह पानी की समस्या एक जैसी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है फाइनेंस का। पूरी दुनिया को हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अडाप्टेशन फाइनेंस की जरूरत है, जो कि फिलहाल नहीं मिल रहा है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर, ये रकम तो बहुत विशाल है। और तीसरी चुनौती है डिजिटल विखंडन यानी डिजिटल फ्रैगमेंटेशन। अब देखिए, पानी का बुनियादी ढांचा अब सिर्फ एसेट क्रिएशन या नालियां बनाने का विषय नहीं रहा है। ये अब स्ट्रेस टेस्टिंग का विषय बन गया है। स्ट्रेस टेस्टिंग जैसे बैंक्स की होती है कि उनके पास कितना कैपिटल बचा है संकट के समय, यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक आने वाली भारी बारिश या लंबे सूखे को झेल सकता है। और इसके लिए डेटा चाहिए। भारत के पास बहुत ही शानदार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई है। हाँ बिल्कुल। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस डीपीआई को हाइड्रोलॉजिकल डेटा और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के साथ रियल टाइम में इंटीग्रेट करें। अगर हम ऐसा कर पाए तो भारत इस मामले में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। लेकिन जब हम रेजिलियंस या लचीलेपन की बात करते हैं ना, तो देश सिर्फ ईंट, पत्थर और पानी के ढांचे से नहीं बनता। उसकी असली ताकत उसके वर्कफोर्स यानी कार्यबल और सामाजिक नीतियों में होती है। बिल्कुल, नीतियां ही समाज को दिशा देती हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि सुरक्षा के इरादे से बनाई गई नीतियां अनपेक्षित परिणाम यानी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ले आती हैं। और इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव की बहस। हाँ, ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया जिसमें मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव की मांग की गई थी। तो अदालत की मुख्य चिंता क्या थी इसमें? अदालत को इस बात का डर था कि अगर इसे अनिवार्य कर दिया गया तो ये महिलाओं के करियर में एक बाधा बन सकता है। उनका मानना था कि इसकी वजह से महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियों से वंचित किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन अलग-अलग राज्यों में तो इसके अलग मॉडल है ना? हाँ, देखिए, ओडिशा में 55 वर्ष तक की महिलाओं के लिए अतिरिक्त दिन की छुट्टी का प्रावधान है। केरला में ट्रेनी छात्रों के लिए लागू है, और कर्नाटक में तो 52 वर्ष तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में 1 दिन की छुट्टी तय की गई थी। हालांकि उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्पेन ने 2023 में एक ऐतिहासिक कानून बनाया था इस पर। बनाया ज़रूर था, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कम महिलाओं ने इसका इस्तेमाल किया। वहीं ज़ाम्बिया में इस कानून के दुरुपयोग की शिकायतें भी सामने आई हैं। देखिए, मैं एक तीखा लेकिन ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ। जी, पूछिए। अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओडी जैसी गंभीर शारीरिक समस्याएं हैं, तो क्या अनिवार्य छुट्टी ना देना उनकी इस बायोलॉजिकल रियलिटी यानी जैविक वास्तविकता को नज़रअंदाज करना नहीं है? देखिए, ये काफ़ी जटिल मुद्दा है। यहाँ किसी भी विचारधारा या साइड को लेने के बजाय अगर हम इसे कानूनी और आर्थिक नज़रिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क दरअसल बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म यानी जैविक न्यतात्ववाद से बचने का है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म मतलब ये मान लेना कि बायोलॉजी की वजह से वो किसी काम के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल भाई, अदालत नहीं चाहती कि एम्प्लॉयर्स को ये बहाना मिल जाए। अगर हम आंकड़े देखें तो भारत का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी एलएफपीआर 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया है। ये तो काफी अच्छी जंप है। जंप अच्छी है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं मजबूरी में यानी डिस्ट्रेस में काम पर आ रही हैं। अब जो इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र है, वहाँ ऐसी नीति लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि वहाँ तो दिहाड़ी पर काम होता है। सही कहा। और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में ऐसी मैंडेटरी लीव से महिलाओं को काम पर रखने के प्रति एक डिसइंसेंटिव यानी हतोत्साहन पैदा हो सकता है।
एम्प्लॉय सोच सकते हैं कि इनको रखने में ज़्यादा कॉस्ट आएगी। इससे जेंडर पे गैप और बढ़ सकता है। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है फिर? विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसके बजाय कार्यस्थलों पर मुफ्त सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं और जो पहले से छुट्टी के प्रावधान हैं उन्हीं के तहत आराम की अनुमति दी जाए, बिना किसी अलग लेबल के। समझ गई। तो जैसे वर्कफोर्स की नीतियों के इतने कॉम्प्लेक्स परिणाम हो सकते हैं, वैसे ही जब हम नागरिकों को दंगों या हिंसा से बचाने के लिए संपत्ति कानून बनाते हैं, तो उसके भी बहुत गहरे और कभी-कभी विभाजनकारी नतीजे सामने आते हैं। आप राजस्थान के नए बिल की तरफ इशारा कर रही हैं ना? टी बिल, यानी अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक विधेयक। इसके प्रावधान क्या कहते हैं? इसका सबसे अहम प्रावधान धारा 5 है। इसके मुताबिक अगर किसी क्षेत्र को अशांत या डिस्टर्ब्ड घोषित किया जाता है तो वहां संपत्ति बेचने, गिफ्ट करने या लीज पर देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। बिना डीएम की परमिशन के आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। जी हाँ। और सरकार का उद्देश्य धारा 7 में स्पष्ट है। वो ये जांच करना चाहते हैं कि कहीं संपत्ति की बिक्री जबरन या डरा धमकाकर, जिसे हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं, वो तो नहीं की जा रही। अगर इसका उल्लंघन होता है तो धारा 12 के तहत 3 से 5 साल की जेल का भी प्रावधान है। उद्देश्य तो सुनने में ठीक लग रहा है कि कमजोर लोगों को बेदखली से बचाया जाए, लेकिन इसकी तुलना लोग गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुजरात का जो एक्ट था जिसमें 1986, 1991 और 2020 में संशोधन हुए, उसके बारे में आलोचकों का मानना है कि उसने अहमदाबाद के जुआपुरा जैसे इलाकों में सांप्रदायिक अलगाव यानी गेटोइजेशन को बढ़ावा दिया। गेटोइजेशन मतलब लोग अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से अलग-अलग इलाकों में बसने लगे। हाँ। जब प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया में इतनी प्रशासनिक लाल फीताशाही यानी रेड टेप आ जाती है तो लोग दूसरे संप्रदाय को बेचने से बचने लगते हैं। इससे इंटीग्रेशन यानी एकीकरण के बजाय समुदायों के बीच आवासीय अलगाव एक इंस्टीट्यूशनल रूप ले लेता है। लेकिन एक कानूनी और संवैधानिक सवाल भी तो है यहाँ। आर्टिकल 300A यानी संपत्ति का अधिकार। अगर किसी नागरिक को अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से बेचने का अधिकार है, तो सरकार या कलेक्टर हर ट्रांजैक्शन के बीच में कैसे आ सकता है? यही तो कानूनी विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता है। आर्टिकल 300A और आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, ये बिल उन दोनों के तहत कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है। सही बात है। यहाँ दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। सरकार का पक्ष है कि डिस्ट्रेस सेल रोकना जरूरी है, वहीं विपक्ष और लॉयर्स का पक्ष है कि इससे मनमानी का रास्ता खुलेगा और समुदायों का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन होगा। बिना किसी का पक्ष लिए ये श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि नियत चाहे जो हो, प्रशासनिक विवेक के दुरुपयोग का डर हमेशा बना रहता है। एकदम ठीक कहा। तो आज की इस चर्चा के अगर हम सारे धागे जोड़ें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि आज के समय में कोई भी घटना या नीति आइसोलेशन यानी अलग-थलग काम नहीं करती। चाहे वो वैश्विक तेल संकट हो, अमेरिका की व्यापार नीतियां हो, जलवायु परिवर्तन का जल संकट हो या फिर महिलाओं के रोजगार की नीतियां और राजस्थान का संपत्ति अधिकार। हर एक कदम के बहुत गहरे और कभी-कभी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इन डॉट्स को कनेक्ट करना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण के बाद मैं सभी के सोचने के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जब हमारी दुनिया, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जलवायु एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, तो क्या कोई भी देश, राज्य या समाज अपने चारों ओर प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया की दीवारें खड़ी करके वास्तव में खुद को सुरक्षित कर सकता है? बहुत ही उम्दा सवाल है। या फिर सच्ची सुरक्षा दीवारें बनाने में नहीं, बल्कि बदलावों के अनुकूल यानी अडेप्टेबल होने में है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज का ये द हिंदू एडिटोरियल विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।